हमारे बीच हैं माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र, माननीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत, माननीय उप सभापति राज्यसभा श्री हरिवंश, डॉक्टर सीपी जोशी माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, श्री गुलाब चंद कटारिया माननीय नेता प्रतिपक्ष। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और माननीय का अभिनंदन और स्वागत हमने तालियों से किया, हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से किया। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान नन्हे पौधे आपको भेंट कर, क्योंकि पौधे सुंदरता, जीवन शक्ति, अभिवृद्धि, प्रगति और निरंतरता का प्रतीक है। पौधे परोपकार का भी प्रतीक है और आप जैसे प्रगतिशील जीवन, परहित, धर्म में रत व्यक्तित्व के स्वागत के लिए हमने नन्हे पौधों को ही उपयुक्त समझा, मुनासिब माना। स्वागत, अभिनंदन पौधों के माध्यम से। माननीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी से अनुरोध, माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र जी को ये नन्हा पौधा भेंट कर। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी से आग्रह, माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत। माननीय उप सभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी से अनुरोध, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी। हम आपको बता दें, ये जो नन्हा पौधा इसमें लगाया हुआ है, ये शुष्क जगहों पर भी पनपता है और बहुत ही कम पानी की इसको आवश्यकता होती है और बहुत ही सुंदर फूलों के साथ ये खिलता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्री गुलाब चंद कटारिया जी, आपसे भी अनुरोध, माननीय राज्यपाल महोदय को ये सुंदर पौधा भेंट कर आपका स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और हम ये कहें कि मौन का मन मुखर नहीं होता, हर शब्द कल्याणकर नहीं होता, ब्रह्म से हीन सृष्टि लगती है जब स्वागत में शब्द नहीं होते। आइए करते हैं शाब्दिक स्वागत और उसके लिए आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। आप सभी का स्वागत करें। स्वागत। आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल महामहिम मिश्रा जी, लोकसभा के स्पीकर सम्मानीय ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति हरवंश जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय कटारिया जी, अलग अलग प्रांतों से आए हुए सम्मानीय पीठासीन अधिकारीगण, उपस्थित राजस्थान विधानसभा के सदस्यगण, मंत्रीगण, भूतपूर्व सदस्यगण, सांसद, भूतपूर्व सांसद, मुझे महामहिम आपका यह स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता है। पिछले 2 दिन से पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन आज समाप्ति पर है और मैं राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि ये पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन राजस्थान में संपादित हुआ, क्योंकि हम सब के लिए गौरव की बात थी कि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के हमारे सभापति, उपराष्ट्रपति जी दोनों इस सदन के सदस्य भी रहे और राजस्थान के निवासी हैं, इसलिए मैं बहुत बड़ा गौरव का अवसर दिया, उसके लिए मैं बिरला जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ये भी कहते हुए खुशी है कि राजस्थान विधानसभा में जितने भी नवाचार किए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब जी कटारिया, उनके सहयोग से हम राजस्थान विधानसभा में नवाचार करते रहे और नवाचार के कारण ही
राजस्थान विधानसभा जिसकी एक परंपरा रही, जैसा मैंने कल भी कहा था, मोहनलाल जी सुखाड़िया हो, भैरव सिंह जी शेखावत हो, या राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में 10 साल तक रामनिवास जी मिर्धा रहे हों, या अन्य हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे हों, राजस्थान की संसदीय परंपराओं का एक इतिहास रहा है जिसमें हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। और ये मैं याद इसलिए दिलाना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा भी एक सौभाग्य है कि आज ऐतिहासिक अवसर है जहां हम ये पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन राजस्थान में कर रहे हैं। हम सब पीठासीन अधिकारियों की एक इच्छा थी कि वित्तीय सहायता के संबंध में किसी न किसी सरकार को लीड लेनी चाहिए, और मैं अपेक्षा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कि वहां का अवसर दें। राजस्थान विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिस विधानसभा में प्रत्येक एमएलए को 5 करोड़ रुपए आपने स्वीकृत किए। मैं समझता हूं कि ये भी आपने एक इतिहास बनाया है। ऐसी कोई विधानसभा नहीं होगी जहां विधानसभा के सदस्यों को 5 करोड़ रुपए अपने निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करने का अवसर मिले। आप भी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विधानसभा के सदस्यों के लिए आपने हाउसिंग बोर्ड के मकान दिए, उसके लिए भी आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप नया भवन भी बनाने के लिए आपने पैसा दिया, या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाने का भी आपने काम किया। जब आपने इतिहास बनाया ही है तो ये इतिहास अधूरा क्यों रहे? ये इतिहास पूरा बनना चाहिए कि अमृत महोत्सव के अवसर पर राजस्थान में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। उस पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में जहां अध्यक्षता कर रहे हैं कलराज जी मिश्रा साहब, सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं, लोकसभा में भी रहे हैं, विधानसभा में भी रहे हैं, विधान परिषद में भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, पार्टी के नेता भी रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं। जब इतिहास बना नहीं है तो मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप जब भाषण दें तब हम सब पीठासीन अधिकारियों के मन में जो कल्पना है, राजस्थान पहला प्रदेश होगा जहां विधानसभा में वित्तीय स्वायत्ता का अधिकार आप देंगे। मैं समझता हूं कि अन्य मुख्यमंत्री जी भी इससे प्रेरित होकर और लोगों को स्वायत्ता देंगे, जिससे विधानसभा के पीठासीन अधिकारी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन प्रभावशाली ढंग से कर सकें। हमने कुछ प्रस्ताव पास किए, उसके संबंध में माननीय अध्यक्ष बिरला जी, सभापति जी बोलेंगे। मैंने तो इस अवसर का लाभ उठाकर ये बात अपनी कही। मैं एक बार पुनः जितने भी हमारे पीठासीन अधिकारी हैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो सब समय निकालकर यहां पर आए और पीठासीन अधिकारी को सम्मेलन को सफल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं व्यक्तिगत तौर पर बिरला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके कारण पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन यहां हो सका। मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रतिपक्ष के नेता के बहुत बहुत सम्मान धन्यवाद देता हूं कि जिनके कारण हम ये सब नवाचार कर पा रहे हैं। मैं माननीय उपसभापति जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं महामहिम आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। और माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी पिछले 2 दिनों से हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं। आपसे अनुरोध अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। महामहिम राज्यपाल, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री कलराज मिश्र जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी, माननीय विपक्ष के नेता श्री गुलाब चंद कटारिया जी, राज्य विधानसभाओं के माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्षगण, विधान परिषदों के माननीय सभापति उपसभापतिगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, महासचिव राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के सचिव, लोकसभा एवं राज्यसभा एवं विधानमंडलों के अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं अपनी बात आभार से शुरू करना चाहूंगा। आभार राजस्थान के प्रखर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी का, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, राजस्थान सरकार, विधानसभा के सारे अधिकारीगण। जितना भी हम सब धन्यवाद दे सके, आभार दे सके, वो कम है। बहुत सुंदर आतिथ्य के लिए और साथ ही श्रेष्ठ चर्चा के लिए भी। जयपुर में 10 जनवरी की शाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की स्टैंडिंग कमेटी में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। फिर इस कॉन्फ्रेंस में विमर्श के लिए जिन 4 मुद्दों को चुना गया, उन पर अनेक हमारे अनुभवी जानकार प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। इस कॉन्फ्रेंस को एजेंडा और धार मिली उद्घाटन सत्र में।
देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी ने के समृद्ध तार्किक और प्रासंगिक विचारों से, लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिड़ला जी की दृष्टि से, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने विधायिका को प्रासंगिक व उपयोगी बनाने की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से बताया। अत्यंत ज्ञानवर्धक रहा। 27 स्पीकर्स ने कल से आज तक, और वो स्पीकर्स जो सदन का संचालन करते हैं, उन्होंने अपने अनुभवों से और समृद्ध अनुभवों से अनेक महत्वपूर्ण बातें कही, पर कुछ एक चीजें मैं सिर्फ उल्लेख करना चाहूंगा, और ये कंसर्न से क्रॉस द पार्टी लाइन हमारे स्पीकर्स ने व्यक्त किए। 3-4 महत्वपूर्ण चीजें मैं बताऊं जो सवाल के रूप में उभरे। पहला, विधायी संस्थाओं की साख, गरिमा और लोक सम्मान कैसे लौटे। दूसरा, हमारे विधायक या जनप्रतिनिधि कैसे सदन में अधिक से अधिक उपस्थित रहें। यह भी हमारे बहुत अनुभवी एक प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा कि हमें यह आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि 6.5 लाख करोड़ मामले पेंडिंग होने के बाद भी जुडिशरी की हमसे अधिक साख क्यों है। छुट्टी की संस्कृति की ओर हम न बढ़ें, ये हमारे मुख्य कंसर्न, कुछ कंसर्न्स में सिर्फ उल्लेख कर रहा हूं, और सॉल्यूशंस भी हमारे माननीय स्पीकर्स ने बताया। सॉल्यूशंस के रूप में जिन 4-6 मुख्य चीजों को मैं उल्लेख करूंगा जो सबके बातों में झलका। पहला, कि विधायिका में व्यवहार व डिसेंसी हो, इंटरप्शन, डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शंस न हो, ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, अधिक से अधिक सांसद विधायक तैयारी कर, होमवर्क कर आकर बोले। हमारे एक माननीय स्पीकर के मैं एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करूं, लेजिस्लेट वेरी सीरियसली, फ्रूटफुल डिबेट्स। मैं बैठकर बड़े गौर से सबकी बातों को सुनता रहा। विधायिका दिन रात काम करे और सत्रों की संख्या बढ़े, इस पर भी हमने बात की। कमिटी सिस्टम मजबूत बने और प्रश्नों का जो असर और ताकत क्या है, ये भी हमारे एक माननीय बड़े अनुभवी हमारे शीर्ष विधायिका के पदाधिकारी ने बताया। और ये बताने वाले लोग माननीय स्पीकर उत्तर प्रदेश, माननीय स्पीकर असम, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, सिक्किम वगैरह, उनकी बातों से हमने ये नोट की। ये विकल्प जो दो सामने आए कि कैसे हम चीजों को ठीक करें, जो समस्याएं हमने रेखांकित की, उनका समाधान भी हमने ढूंढा। 2 तरह के विकल्प आए। पहला, कुछ लोगों ने कहा कानून बनने चाहिए, कुछ एक लोगों ने कहा नहीं, कि हम अपनी शुरुआत, जो हमारा फर्ज है उससे हम अपनी बात करें। कानून में 2-3 चीजों पे चर्चा हुई। मिनिमम सीटिंग के लिए कानून बने, हैबिचुअल हंगामा जहां होता हो उन पर सख्त कार्रवाई हो, और एंटी डिफेक्शन लॉ पर पुनर्विचार हो। मुझे लगता है कि मैं गांधी को मानने वाले लोगों में से अपने को मानता हूं, और गांधी का बताया रास्ता जिसमें आत्मानुशासन हो, वो ज्यादा हमें तरजीह देनी चाहिए। क्योंकि इस संविधान को समर्पित करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो पार्लियामेंट में कहा था, और कल माननीय हमारे उपराष्ट्रपति जी ने कोट किया था, उस कोटेशन को मैं, राजेंद्र बाबू के कथन को मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, उसके महत्व को देखते हुए कि कानून निदान नहीं है। कितने कानून बनाएंगे हम। राजेंद्र बाबू ने कहा, इफ द पीपुल हु आर इलेक्टेड आर कैपेबल एंड मेन ऑफ कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, दे वुड बी एबल टू मेक द बेस्ट इवन ऑफ ए डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। कमजोर कॉन्स्टिट्यूशन, कमजोर प्रावधानों को भी वो श्रेष्ठ कर लेंगे अगर लोग उम्दा और बेहतर होंगे, यह राजेंद्र बाबू ने कहा। इफ दे आर लैकिंग इन दीज, द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट हेल्प द कंट्री। इसलिए कानून हमें बहुत हद तक मदद नहीं करेंगे। कानून के बजाय गांधी के आत्मानुशासन की ओर हम लौटें। और बुद्ध ने जो कहा, आत्मदीपो भव, और हमारे अनेक स्पीकर्स ने सुझाव दिए कि कैसे हम अपना होमवर्क बेहतर तरीके से करें, कैसे चीजों को आगे ले जाए। मैं अंत में 2 बातें और कहना चाहूंगा। हमारे एक माननीय स्पीकर ने बड़ी चिंता के साथ, बड़े सरोकार के साथ कहा, यह सवाल उठाया कि पड़ोस का एक मुल्क बड़ा ताकतवर हो गया, उसकी आर्थिक ताकत की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे देश से कितने लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं, कितनी पूंजी बाहर जाती है, ये आजादी के 75 वर्षों बाद की स्थिति है। मुझे याद आया, उस मुल्क ने 77-78 से अपने को बदलना शुरू किया, इस नारे और संकल्प के साथ कि हमारी प्रगति की आहट दुनिया को मिले, हम कर्म में विश्वास करें। मुझे लगता है कि हमारी विधायिका, अब जिस रूप में हम लोगों ने ये परामर्श किया, ऐतिहासिक अवसर है हमारे लिए, जयपुर में पुनः एक इतिहास बना कि हम वो काम करना शुरू करें। विधायिका में ऐसे सवालों को जो आज देश और समाज के सामने है, अगर पूर्ण रूप से हम डिस्कस करें तो शायद
77-78 में जब उस मुल्क ने टर्न लेना शुरू किया था, ये काम हमने किया होता तो आज ये सवाल शायद हमारे सामने नहीं होता। प्रगति और विकास साधना है, अनवरत कर्म है, यह रातों रात घटने वाली शॉर्टकट घटना नहीं है। जो हमारे माननीय पीठाधीशीन अधिकारियों ने कहा कि गंभीर चर्चा और बहस का माहौल बने, हम होमवर्क करके आए, हम यह महत्व, ताकत और क्षमता अगर विधायिका की समझेंगे तो जरूर माहौल बनेगा। और आज पुनः दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कम हेल्थ और एजुकेशन में भारत में वो काम हो सकता है जो पूंजी के अभाव में हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते। हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं। वी एक्नॉलेज टुडे दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज बीइंग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेज even within India today, and changes in technology have influenced almost every sector including critical areas of health, education and other public welfare measures. अगर डिजिटल इंटरवेंशन से हेल्थ केयर अब बच्चों के पैदा लेते ही बताता है कि आने वाले अपनी उम्र में किस किस बीमारी से ग्रसित होंगे, जहां इस किस्म के विकास का माहौल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिकेड में बना है, अगर उन चीजों को हम तेजी से अपना सके तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये कैसे अपनाया जा सकता है? जब हम इन सवालों पर विधायिका में चर्चा शुरू करें, विधायिका के माध्यम से समाधान ढूंढें कि दुनिया किस तेजी से आगे बढ़ रही है और हम कैसे कदम ताल मिलाकर उससे और तेजी से आगे बढ़ें, ताकि पीछे की जो हमारी रुकी हुई गाड़ी है वो तेजी से आगे निकल सके। जयपुर में जब हम यह चर्चा कर रहे थे तो मुझे लगा कि आज से 25 वर्षों बाद, यानी 47 में, जब हमारी नई पीढ़ी या हमारे नए पीठासीन अधिकारी बैठेंगे और आत्मावलोकन करेंगे तो कहेंगे कि जयपुर के अधिवेशन में यह तय किया था विधायिका के हमारे माननीय प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने कि हम बैठेंगे, अपने समय के सवालों को गहराई से विमर्श करेंगे, विचार करेंगे, होमवर्क करके तैयारी करके आएंगे। जो संकल्प, जो बातें हम लोगों ने यहां कही वो सिर्फ वाणी में न रहे, अनुभव स्तर पर सिमटें, हमारे कर्म और व्यवहार में उतरें। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी क्या देन होगी इस हमारे 2 दिन की प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेशन की, और इस पर लगातार सबने स्वीकार किया। माननीय जोशी जी ने बहुत प्रभावी ढंग से कहा कि कैसे प्रभावी विधायिका हम बनाएं, उसमें आधा काम हम कर सकते हैं, आधा व्यवस्था बाद में जो करनी है वो करे, पर हम अपनी शुरुआत तो करें। कम से कम एक महत्वपूर्ण संदेश यहां से निकला। मैं महसूस करता हूं कि इस ऐतिहासिक धरती से ऐतिहासिक जो चर्चा हुई है वो आने वाले 25 वर्षों बाद एक नए देश, नई विधायिका, नई व्यवस्था को जन्म देगी। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं अपने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जी का, राजस्थान सरकार का, यहां के विधानसभा के सारे कर्मचारियों का, जिन्होंने बहुत बेहतर व्यवस्था रखी। और अतिथि पधारो मोरे देश, वो सिर्फ नारा नहीं है बल्कि सचमुच व्यवहार में किस तरह से श्रेष्ठ दिखाई देता हो, राजस्थान प्रेरित करता है। मैं सबकी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। और अपनी कई योजनाओं और कोविड प्रबंधन से देश में एक इतिहास बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आपसे अनुरोध उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए। माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र साहब, लोकसभा के स्पीकर माननीय ओम बिरला जी, डिप्टी स्पीकर माननीय हरिवंश जी, हमारे अपने विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीबी जोशी जी, आदरणीय गुलाब सिंह कटारिया जी, उपस्थित तमाम विधानसभाओं के माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषद के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, मेरे मंत्रिमंडल के साथी, विधायकगण, सांसदगण, पूर्व विधायकगण, लोकसभा के तमाम अधिकारीगण, विभिन्न विधानसभाओं, विधान परिषद के सचिवगण, उपस्थित अतिथिगण, मैं सबसे पहले ओम बिरला जी को, डॉक्टर सीपी जोशी जी को और आप सबको जो पीठासीन अधिकारी है उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने 2 दिवसीय
सम्मेलन बहुत ही कामयाबी के साथ में संपन्न किया। 2 दिन में आपने जो विचार विमर्श किए हैं उसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा, ऐसा मेरा मानना है। जब कभी साथ बैठते हैं, विचार विमर्श होता है, तो नए नए विचार अपना आप ही आते हैं, सुझाव आते हैं, उसके आधार पर फैसले भी होते हैं और उसका लाभ सबको मिलता ही मिलता है। उसी का परिणाम है कि डॉक्टर सीपी जोशी जी ने आप सबकी भावनाओं को रिप्रेजेंट किया, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किया। और मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बताया गया लोकसभा के अंदर भी 1964 के अंदर ऐसे ही प्रस्ताव पास करके भेजा गया और सरकार ने उसको मंजूर किया। तो मैं भी सिद्धांत रूप से इस बात को सहमति व्यक्त करता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि विधानसभा से प्रस्ताव आता है तो उस पर हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करेंगे। मेरे ख्याल इतना बहुत है अध्यक्ष जी, बाकी आप निपटा दो। ज्यादा होता ताली बजती, कम है ज्यादा होना चाहिए। तो आप ताली बजाने वाला समझ लो भैया कि आप निश्चिंत रहो, अध्यक्ष जी की बात में कभी टालता नहीं हूं। आपकी ताली बज गई अध्यक्ष जी, ताली बज गई। और अध्यक्ष जी मेरी बात कभी टालते नहीं। इस मौके पर बाकी तो भी मिश्रा जी और ओम बिरला जी हमें संबोधित करेंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे। इस मौके का मैं फायदा उठाते हुए 2-3 बातें अपनी तरफ से कहना चाहूँगा। राजस्थान ने कुछ नवाचार तो बहुत किए हैं, पर मैं 3 नवाचार की बात आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आप पीठासीन अधिकारी हैं। आपका अपना ऑरा होता है विधानसभाओं के अंदर, आपकी बात को सरकार को सुनना पड़ता है, चाहे प्रत्यक्ष को या परोक्ष को हो। आप संदेश भी कर सकते हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों को। मैंने मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी रिक्वेस्ट की है। एक तो हमने लागू किया चिरंजीवी योजना यहाँ पर हेल्थ के लिए, पूरे देश के अंदर ऐसी योजना कहीं नहीं है। एक प्रकार से यूनिवर्सल हेल्थ, राइट टू हेल्थ का हम बिल लेके आए असेंबली के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो पास होगा। उसमें 10 लाख का हमने बीमा कर रखा है और 10 लाख के अलावा अगर किसी परिवार में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई, किडनी या लीवर या कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट, उसका इलाज का खर्चा भी अलग से सरकार देती है उस परिवार को। ये हमने यहाँ पे कर रखा है। साथ में 5 लाख का दुर्घटना बीमा कर रखा है उसी स्कीम के अंतर्गत, जिसका नाम है चिरंजीवी योजना। आईपीडी ओपीडी से फ्री, सीटी स्कैन, एमआरआई सब फ्री, सारे टेस्ट फ्री है, पूरा इलाज फ्री है। मैं चाहूँगा कि पूरे देश में ये स्कीम लागू हो और समय आ गया कि हम उसमें राइट टू हेल्थ, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में और सोनिया गांधी जी के वक्त में पहली बार अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई। मतलब पहले स्कीम बनती थी, उन्होंने कानून बना के नरेगा दिया, आरटीआई दिया, आरटीई दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया। अब सरकार किसी की पार्टी की हो पर वो कानून आपके बन चुके हैं तो उसका लाभ देशवासियों को मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि इसी ढंग से ये राइट टू हेल्थ का स्कीम जो है आप सबका प्रभाव होगा तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी इस पर गौर करेगी। दूसरा मेरा पॉइंट था पेंशन एक्ट बना, सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने। अभी हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निश्चित जनों को। और भारत सरकार 10 लाख 9 लाख लोगों को देती है, उसमें से 200 रुपये प्रति, जबकि हम देते हैं 1000 रुपये, 750 रुपये। मैं सोचता हूँ कि दुनिया के सब मुल्कों में जो विकसित राष्ट्र है वो वीकली पैसा देते फैमिलीज को। आप लोग भी जाते रहते हैं, आते रहते हैं। कोई परिवार जो नीडी है उसके भरण पोषण की सरकार जिम्मेवारी होती है। कोरोना के अंदर हमने अनुभव किया और 35 लाख लोगों हमने डेस्टिट्यूट थे, उन सबको हमने ढूंढ करके उनके घरों में डीबीटी करी, बैंकों में 5 बार
5,500 रुपये दिए हम लोगों ने। एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भाई ऐसे वक्त में सरकार खड़ी है। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और मुझे कहते हुए घर है कि राजस्थान वासियों ने, तमाम बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमने कांग्रेस, बीजेपी सबको साथ लिया, सीपीएम। और मुझे खुशी तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, धर्मगुरुओं ने, एक्टिविस्ट ने, एनजीओ ने मिलकर के उस वक्त में एक दूसरे की इमदाद करी और कोई भूखा नहीं सोया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने वही वर्ड काम लिया है देश के लिए। भारत सरकार को कहा कि इस देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मेरा मानना है कि वक्त आ गया है कि वो मिडारी बैठे प्रधानमंत्री जी को प्रभावित भी कर सकते हैं, अपनी बात कह भी सकते हैं कि ऐसे ही कानून जो है आरटीई की तरह, फूड सिक्योरिटी एक्ट की तरह, नरेगा की तरह ऐसे ही कानून बने देश के अंदर। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी कंपलसरी हो। उदाहरण के रूप में आज बिल्डिंग बनी, हम जहाँ बैठे हैं, खाली मशीनों से नहीं बनती है, मजदूर काम करता है। मजदूर जब उसका एज हो जाती है वो फिर काम करने लायक रहता नहीं है। घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि उनकी देखभाल भी नहीं कर पाते। उस मजदूर को जिंदगी में बुढ़ापे के अंदर अगर सोशल सिक्योरिटी मिलती है तो बुढ़ापा आराम से निकल सकता, अंतिम सांस तक आदमी कॉन्फिडेंस से जिंदा रह सकता है। तो ये मैं समझता हूँ वक्त आ गया है सोशल सिक्योरिटी का एक्ट बने पार्लियामेंट के अंदर, ये मेरा मानना है। और एक और पॉइंट, मेरे पॉइंट तो हमने कई स्कीम लागू की है। ओपीएस जिसका बहस चल रही है, हमारी आलोचना भी हो रही है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आलोचना कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने सोच समझ करके, गुणा भाग करके, हमने मानवीय दृष्टिकोण से, 35 साल की सर्विस करता है कोई व्यक्ति, कोई कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि बुढ़ापे के अंदर सरकार जो पहले ध्यान रखती थी वो ध्यान रखेगी ओपीएस के माध्यम से। वरना नई जो पेंशन योजना है उसकी आलोचना सीएनएजी ने भी करी। आज 15 साल के बाद में कोई नियम कायदे नहीं बने। ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर रहा है उसका, जुडिशियल कमीशन विरोध कर रहा है, इसलिए हाईकोर्ट जजेस को ओपीएस मिल रही है, हाईकोर्ट जज को ओपीएस मिल रही है। भारत सरकार ने जो एनपीएस लागू किया तभी आर्मी को मिल रही है ओपीएस, बीएसएफ को, आईटीबीपी को, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिल रही है एनपीएस। आज ही मैंने सुना है या कल शायद हाईकोर्ट दिल्ली ने फैसला किया है कि आप इन पैरामिलिट्री वालों को भी ओपीएस लागू करो। ये स्थिति बन गई है, तो क्यों नहीं इस पर पुनर्विचार हो और पूरे देश के अंदर मैं समझता हूँ कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू होनी चाहिए, मेरा मानना है। ये भेदभाव है, जजेज जो है उनकी जुडिशरी में, क्योंकि उनके खुद के हाथ में है, जुडिशियल कमीशन ने कहा कि हम लागू नहीं करेंगे। तो एक नीति होनी चाहिए देश के अंदर, मेरा मानना है। तो ये मैंने कहा कुछ मौके का फायदा उठाऊं कि जो आप सब हस्तियाँ बैठी हुई है, जो हमारे पीठासीन अधिकारी है, उनका बहुत वर्चस्व होता है। डिपेंड करता है कि वो पीठासीन अधिकारी किस रूप में अपनी शक्तियों को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने विचारों को काम ले। हमारे साथी राजनीतिक राठौड़ साहब हाथ जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि आप इस मौके का फायदा उठा रहे हो। मौके का फायदा जनहित में उठा रहा हूं, मैं कर्मचारियों के हित में उठा रहा हूं। और मैं समझता हूं राजस्थान से एक मैसेज जाना चाहिए इस सम्मेलन के माध्यम से। सरकार की भी कुछ योजना है वो पूरे देश में एक साथ पहुंच गई आप लोगों के माध्यम से। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी। आपने अपनी घोषणाओं के माध्यम से विश्वास दिया है हमको, आकाश दिया है हमको, आपका आभार। और हमारे बीच है माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी। आपसे आग्रह है अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आज पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। इस सम्मेलन में
हमारे समापन समारोह में राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, राज्यसभा में उपसभापति श्री हरिवंश जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब कटारिया जी, देश भर से आए सभी पीठासीन अधिकारीगण, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, राजस्थान की राजधानी में आज ये 30वां सम्मेलन नई ऊर्जा से, नए संकल्प के, नए निर्णयों के साथ आज संपन्न हुआ। सम्मेलन में हमने कई विषयों पर चर्चा की, संवाद किया, विचारों का आदान प्रदान किया और अलग अलग विधानसभाओं ने जो नवाचार की, बेस्ट प्रैक्टिस की, उसको भी साझा किया ताकि इससे अन्य विधानसभाओं को नवाचार करने की प्रेरणा मिले। सम्मेलन के अंदर G20 पर भी चर्चा हुई। भारत का सौभाग्य है कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है और इस G20 की अध्यक्षता के साथ भारत के प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नई दिशा दी है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की, इसलिए हम हमारा देश ही नहीं पूरे विश्व को हम परिवार मानते हैं और पूरे विश्व में शांति हो, स्थिरता हो, समृद्धि हो, इसके लिए हम सामूहिक प्रयास करें और उसके साथ साथ लोकतंत्र की जननी भारत है और किस तरीके से हम प्राचीनतम समय भी हमने लोकतंत्र के माध्यम से हमने सबका विकास, सबके कल्याण की भावना से काम किया और आजादी के 75 वर्षों के अंदर जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस अमृत महोत्सव के समय भी हमने अपनी 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में देश में सामाजिक आर्थिक विकास कर आज दुनिया के अंदर भारत का नया उदय हो रहा है। यह हमारा सब उन नेताओं का प्रयास है, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रयास है जिन्होंने समय समय पर सदनों में चर्चा, संवाद, सहमति असहमति के माध्यम से देश के अंतिम व्यक्ति की आवाज सदन के माध्यम तक सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का काम किया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे थे। देश के सभी राज्य अपने अपने कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। भारत ने भी उसी तरीके से कल्याण की योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई और इस तरीके से अच्छी कल्याण की योजनाओं को हमें आपस में परस्पर साझा करना चाहिए। जो प्रदेश की जैसी भौगोलिक स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति होती है, उसके अनुसार योजनाएं बनाने का काम करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि सदनों में जो भी विषय आता है उन विषयों पर लंबी चर्चा हो, संवाद हो
आम आदमी की आवाज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचे, ताकि हर कल्याणकारी योजनाओं की जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो, जनता की भागीदारी हो और कार्यपालिका पर नियंत्रण हो। यह हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विशेषता रही है। मुझे आशा है इसी तरीके का काम हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं कर रही है। लेकिन इस समय जब मौका है G20 का, तो हमें फिर से विचार विमर्श करने की आवश्यकता पड़ रही है। पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में हमने चर्चा की कि किस तरीके से हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं आदर्श बने, ताकि जब हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र भारत की जननी है, जब तक भारत का लोकतंत्र सशक्त और मजबूत नहीं होगा और इन संस्थाओं के माध्यम से हम समाज के आर्थिक सामाजिक कल्याण के अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमें फिर से विचारने विषय करना पड़ेगा। और इसलिए जयपुर में इसी बैठकर चर्चा हुई कि हम एक निश्चित फैसलों पर, निश्चित निर्णयों पर जाएं और हमारी संस्था एक आदर्श संस्थाएं रहें। दुनिया हमारी संस्थाओं से मार्गदर्शन ले, प्रेरणा ले। दुनिया के लोकतांत्रिक देश भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को देखने आए, उनकी चर्चा, संवादों को, विचारों को, उनके सिस्टम को, उनके नवाचारों को देखने आए। इसलिए व्यापक रूप से बड़े स्तर पर सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। मुझे आशा है कि जो सुझाव आए हैं, जो कुछ निर्णय हुए हैं, जो फैसले हुए हैं, उन निर्णय और फैसलों पर सभी राजनीतिक दल हमें सहयोग करेंगे, ताकि हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बना सकें, मजबूत बना सकें, जवाबदेही बना सकें, कार्यपालिका पर निगरानी कर सकें और एक पारदर्शी शासन प्रशासन आए। इसके लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं में चर्चा, संवाद, अच्छी डिबेट, सार्वजनिक चर्चा होगी, उतना ही हम पारदर्शी और जवाबदेही शासन में ला पाएंगे। और इसीलिए कुछ विचार हमारे आए हैं कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुनकर भेजते हैं, उन जनप्रतिनिधियों का व्यवहार कैसा हो, आचरण कैसा हो, हमारी उच्च कोटि की मर्यादा रही है, परंपराएं रही है, उन उच्च कोटि की मर्यादा परंपराओं का हम पालन करें। इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर चर्चा हो, संवाद हो, डिबेट हो, लेकिन डिस्टर्बेंस न हो। आज हमारी चिंता यही है, चाहे किसी भी दल की सरकार किसी भी राज्य में हो, देश में हो, सभी विधायी संस्थाओं की एक चिंता है कि नियोजित तरीके से सदनों को स्थगित कराना, बेल में आना, डिस्टर्बेंस करना, ये देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और इसलिए हमने प्रस्ताव पारित किया है कि सभी लोकतांत्रिक विधायी संस्थाएं अपने यहां बेहतर कानून बनाने का काम करेंगी। हर विधानसभा को अपने अपने नियम, कानून, प्रक्रिया बनाने की स्वायत्तता है, लेकिन हमें अगर लैंडमार्क करना है इस 100 साल के अंदर भारत का लोकतंत्र किस दिशा की ओर जाए, तो हमें हर विधायी संस्थाओं के अंदर हमारे नियमों, प्रक्रियाओं, परंपराओं को पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है। और इसलिए हमने प्रस्ताव पारित किया है कि सबको स्वायत्तता होने के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि सारी नियमों, प्रक्रियाओं में राज्य की विधानसभाओं में और केंद्रीय विधानमंडलों में एक रूपता है।
और उसमें विशेष रूप से शालीनता, गरिमा, मर्यादा रहे, अच्छी चर्चा हो, कानून बनाते समय लंबी डिबेट हो, चर्चा हो। जो विधायी संस्थाओं के अध्यक्षों की चिंता है कि सरकार एक दिन पहले, 1 घंटे पहले कानून लाने का काम करती है, हम चाहते हैं कि कानून बने उसके पहले पर्याप्त समय मिलना चाहिए। देश की जनता के लिए कानून बन रहा है, उनके कल्याण के लिए कानून बन रहा है, और जब देश की जनता के कानून बन रहे हैं तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जनता से संवाद करके उस कानून में जितनी अच्छी चर्चा होगी, डिबेट होगी, उतना ही बेहतर कानून बनेगा और उतना ही अधिक जनता का कल्याण होगा। हर सरकार कानून बनाती है जनता के कल्याण के लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल्याण करें, ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें, लेकिन उस पर डिबेट और चर्चा कम होना हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए मुझे आशा है सभी राजनीतिक दल इसमें सहयोग करेंगे। सदनों की बढ़ती संख्या के लिए भी हमारे माननीय विधायक अध्यक्षों ने चिंता की कि लगातार विधानमंडलों के अंदर विधानमंडलों की संख्या घटती जा रही है, उस पर भी चिंता की। और उसके साथ साथ हमारी जो संसदीय समितियां हैं, उन संसदीय समितियों में दल से ऊपर उठकर चर्चा होती है, अच्छी रिपोर्ट आती है। कई माननीय स्पीकरों ने कहा कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। सीपी जोशी साहब ने जहां वित्तीय सहायता के लिए लैंडमार्क की बात की, उन्होंने यह भी कहा कि मैं उन संसदीय समितियों पर चर्चा की एक सिलसिला शुरू करूंगा, तो शायद एक नई दिशा बनेगी। और जो रिपोर्ट आई उस पर चर्चा, संवाद होने लगेगा तो जवाब देते होगी, शासन में पारदर्शिता आएगी और कार्यपालिका की जवाबदेही होगी, तो लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होगा। इसी के साथ साथ सारी राज्य की विधानसभाएं अपने अपने राज्य के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों की सक्रिय भागीदारी बढ़े, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों का आस्था, विश्वास बढ़े, देश की जनता, राज्य की जनता यह माने कि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से ही हमें अधिकार भी मिलेगा, हमारा सामाजिक आर्थिक कल्याण इन संस्थाओं के माध्यम से होगा। जितना अधिक संवाद, चर्चा, डिबेट में लोगों की भागीदारी होगी, लोक आस्था इन संस्थाओं पर बढ़ेगी, उतना ही लोकतंत्र सशक्त होगा। इसलिए लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी बने, इसके लिए सभी विधानसभाएं अपने अपने राज्यों के अंदर, जो सीपी जोशी साहब ने कहा है कि लोकतांत्रिक एजुकेशन की आवश्यकता है और इसके लिए एक व्यापक अभियान चलेगा। नौजवानों में, महिलाओं के अंदर और इन संस्थाओं के प्रति सक्रिय भागीदारी बने, उनके इनपुट आए, उनके सुझाव आए, जनप्रतिनिधि को कानून बनते समय सुझाव दें। इन सब बातों पर भी इसमें चर्चा हुई। विशेष रूप से मैं यहां पर पधारे उपराष्ट्रपति जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने विधायिका सर्वोच्च है, कानून बनाने का हमारा अधिकार है, न्यायपालिका को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, उन सब चीजों की उन्होंने चर्चा की है। उस पर भी हमने प्रस्ताव पारित किया है कि सबको अपने क्षेत्राधिकार, अपनी मर्यादाओं को रखना चाहिए, ताकि सब संस्थाएं अपने अपने प्राप्त अधिकारों से काम कर सके और बेहतर काम कर सके। मैं पुनः इस मौके पर सभी माननीय विधानमंडल के अध्यक्षों को धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से राज्य के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने दोनों दिन
हमारे सम्मेलन में भागीदारी निभाई, गुलाब चंद कटारिया जी को भी, हरवंश जी, सभी राजनीतिक दल के विधायक सांसदों को, और विशेष रूप से हमारे लगातार 2 दिन तक यहां बैठकर उन्होंने चर्चा संवाद को सुना, डॉक्टर हरवंश जी, और एक सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था के लिए व्यवस्था भी सर्वश्रेष्ठ की, अपने विचारों को भी व्यक्त खुलकर किया, एक अच्छी दिशा देने का काम भी किया। इस विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सभी लोकसभा राज्यसभा के अधिकारीगण, महासचिवगण, राजस्थान विधानसभा के सभी कर्मचारीगण, राज्य सरकार के सभी एजेंसियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे आशा है कि मेरे राज्य के अंदर जहां इंतजाम सीपी जोशी ने किया, सभी विधानसभा के अध्यक्ष यहां पर अपनी नई स्मृति को लेकर जाएंगे, नए संकल्प को लेकर जाएंगे, और आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर लोकतंत्र को और अधिक सशक्त मजबूत करना है। दुनिया के अंदर लोकतंत्र की जननी भारत है, और भारत में लोकतंत्र की संस्थाओं के माध्यम से ही हम आर्थिक सामाजिक परिवर्तन कर दुनिया का अग्रिम देश बनेंगे, अग्रिम राज्य बनेंगे। इस संकल्प के साथ हमें जाना है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम पधारे, उनको पुनः बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी। संविधान के प्रति आस्था राष्ट्र प्रेम है, अगाध आस्था अगाध राष्ट्र प्रेम है, और संविधान के प्रति आस्था, विश्वास, जागरूकता का प्रसाद राष्ट्र प्रेम का विस्तार है। देश के लोकतंत्र का आराधन है, और इसी सतत आराधन में रत हमारे माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी। आपने संविधान निर्माण की गौरव गाथा, संविधान की मूल आत्मा, संविधान के सुर और संस्कृति से युवाओं को परिचित कराने के लिए राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान स्थापित करने की पहल की। वरन अपने सभी कार्यक्रमों और बजट सत्र में संविधान के उद्देश्य का, मूल कर्तव्यों के वाचन की परंपरा भी आपने ही शुरू की। परम सम्माननीय राज्यपाल महोदय को अपने बीच पाकर हम उत्साहित हैं। अनुरोध आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। माननीय राज्यपाल। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के इस 83वें सम्मेलन के समापन समारोह में उपस्थित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, देश के विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्षगण, प्रतिपक्ष के नेता श्री गुलाब चंद कटारिया जी, सभी सम्मानित विधायकगण, सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, सभी अधिकारीगण, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधुओं, आज सबसे पहले मैं आप सब लोगों को 9 वर्षीय बधाई देता हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भी है, 12 जनवरी, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को बधाई देता हूं। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि स्वामी विवेकानंद का नाम विवेकानंद राजस्थान ने ही दिया।
पहले उनका नाम विविधानंद था, लेकिन जब यहां आए खेतड़ी के महाराज ने उनका नाम, उन्होंने कहा कि विविधानंद के स्थान पर विवेकानंद हो तो अच्छा हो। और शेखावटी का जो साफा है, साफा भी यही से दिया। जो विवेकानंद जी का आप फोटो देखते हैं साफा बधा हुआ, वो शेखावटी का है, राजस्थान का ही है। तो राजस्थान ने स्वामी विवेकानंद नाम दिया और साफा भी दिया, जो पूरे विश्व में इस समय प्रचलित हैं। आज उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस है। अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि 11 वर्षों के बाद पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन यहां राजस्थान में आयोजित किया गया है। मैं इस आयोजन के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी को बधाई देता हूं कि लोकतंत्र, संसद और विधान मंडलों की सुदृढ़ता के आलोक में यहां यह आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मैं श्री गणेश वासुदेव मावलंकर की स्मृति को नमन करता हूं। हमारे देश की पहली लोकसभा के वह प्रथम अध्यक्ष थे। वह केवल अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि देश में संसदीय प्रक्रियाओं के विकास के भी वह जनक थे। स्वाधीन भारत में विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों के आयोजन की यह जो प्रथा प्रारंभ हुई, उसे सूत्रधार भी मावलंकर जी भी थे। उन्होंने ही इन सम्मेलनों का सूत्रपात किया। आज समापन के अवसर पर जो 2 दिन मंथन आप लोगों ने किया, मंथन से जो निकला हुआ निष्कर्ष है, उसको श्रीमान हरवंश जी ने बड़ी ही अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया और आदरणीय अध्यक्ष जी ने उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हुए अपेक्षा भी की सभी लोग इसको अपने आचरण और व्यवहार में लाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। और मावलंकर जी ने जो सम्मेलन का सूत्रपात किया, उसके पीछे की भावना भी यही थी कि परस्पर मिलकर पीठासीन अधिकारी विचार विमर्श करते हुए क्या क्या नई चीजें आनी चाहिए, विधायिका को मजबूत करने के लिए, संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिन संसदीय परंपराओं के आधार पर लोकतंत्र सुदृढ़ होता है, वो कौन सी चीज होनी चाहिए, इस दृष्टि से निष्कर्ष के रूप में इन सम्मेलनों के माध्यम से निकलेगा, वो आपने निकाला यहां। उन्होंने इस तरह के सम्मेलनों को बहुत महत्व बताते हुए कभी कहा था कि ऐसे सम्मेलनों में होने वाले विमर्श में अधिकारियों को आपस में एक दूसरे के अनुभवों और दृष्टिकोण को जानने का अवसर मिलता है। मैं भी ये मानता हूं कि इसे पूरे देश में कर्तव्य समान संसदीय प्रथा और प्रक्रिया तथा संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ और बहुमूल्य परंपराएं स्थापित करने में मदद मिलती है। संसदीय लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन का अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा में इसे अध्यक्ष तथा विधान परिषद में सभापति कहा जाता है। पीठासीन अधिकारी सदन के प्रतिनिधियों का नेतृत्व ही नहीं करता, अपितु उनकी शक्तियों और विशेषाधिकारों का एक तरह से अभिभावक भी होता है। मैं ये मानता हूं कि सदन का अध्यक्ष सदन के कामकाज से संबंधित नियमों का अंतिम व्याख्याकार होता है। उसके निर्णयों को किसी स्तर पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिए आज का यह सम्मेलन संसदीय लोकतंत्र की हमारी प्रणाली को सशक्त करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को इसीलिए अपनाया कि राजनीतिक सत्ता में सीधे तौर पर आम जन की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। संसद और विधानसभाएं लोकतंत्र के मंदिर कहे जाते हैं। यह वह पवित्र स्थल है जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर जनहित के मुद्दों पर विमर्श कर विधान बनाना का कार्य करते हैं। इन सदनों से
यह अपेक्षा की जाती है कि वहां आने वाले चुने हुए जनप्रतिनिधि राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर संवेदनशील होकर विचार करें। यहां जो भी बहस बिजनेस हो वह आम जन के सतत विकास के लिए हो, कल्याण के लिए हो। इसके बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उस चीज को तो प्रस्तुत ही किया अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को सामने रखते हुए। संसद या विधानसभा में कोई भी पारित विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे। बहुत बार यह आरोप लगता है कि राज्यपाल जानबूझकर विधेयक अटका रहे हैं या कि उसे पारित करने में देर कर रहे हैं। इस संबंध में इस बात को समझने की जरूरत है कि जो विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाए उसको पूरी तरह से राज्यपाल को देखना होता है। उसके जनता पर होने वाले असर और वैधानिक प्रक्रियाओं के बारे में भी बहुत सूक्ष्मता से विचार करना होता है। जब तक कि जनहित में वैधानिक रूप में विधेयक पूरी तरह से संपूर्ण होकर नहीं पाया जाता है तब तक उसे पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मेरा यह मानना है कि सदनों में जब कोई विधेयक पारित किया जाए तो बहुमत ही प्रमुख आधार नहीं रहे, उसका प्रमुख आधार स्वस्थ बहस और विधेयक का प्रमुख आधार जनहित से जुड़ा औचित्य भी होना चाहिए। राज्यपाल कोई व्यक्ति नहीं है, वह संवैधानिक संस्था है और उसे जब संवैधानिक आधार पर यह संतुष्टि होती है कि विधेयक औचित्यपूर्ण है तभी वह उसे स्वीकृति प्रदान करता है। ऐसा नहीं होता है तो वह उसमें संशोधन कर फिर से भेजने के लिए कह सकता है। यही संवैधानिक व्यवस्था है, इसे समझने की जरूरत है। एक बात और मैं यहां कहना चाहता हूं कि विधानसभा का सत्र राज्य सरकार की अनुशंसा पर आहूत करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। सामान्यतः विधानसभा सत्र वर्ष में 3 बार आहूत किए जाते हैं। वह जो 3 बार सदन आहूत किए जाते हैं उनमें बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र प्रमुख होते हैं। किसी विशेष कारण से भी कभी सत्र आह्वान किया जा सकता है, परंतु मैंने इधर यह भी महसूस किया है कि सत्र आहूत करने के बाद सत्रावसान नहीं किया जाता है। सत्रावसान नहीं कर सीधे सत्र बुलाने की जो परिपाटी बन रही है वह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए घातक है। इससे विधायकों के प्रश्न पूछने के अधिकार का हनन होता है। सदन का जब सत्रावसान नहीं किया जाता तो एक ही सत्र की कई बैठकें चलती रहती हैं। इससे विधायकों को निर्धारित संख्या के प्रश्न के अतिरिक्त अवसर प्राप्त नहीं होते, संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती। इसलिए विधानसभाओं का विधिवत सत्रावसान हो और नया सत्र आहूत हो, इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि विधानसभा में बैठकों की संख्या बढ़े। आचार विधानसभा की बैठकों की संख्या लगातार घटती जा रही है, जो बड़ी ही चिंता का विषय है। बैठकों की संख्या कम होने के कारण समाज के वंचित और कमजोर वर्गों की बहुत सी समस्याओं को उठाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। जनहित से जुड़े बहुत से मुद्दे उपेक्षित रह जाते हैं। बैठकें अधिक होंगी तभी इस पवित्र सदन की सार्थकता बनी रहेगी। लेजिस्लेटिव बिजनेस में राज्य सरकार की भूमिका भी अधिकाधिक रहनी चाहिए। अगर सरकार के पास बिजनेस नहीं हो तो जनता की समस्या पर चर्चा की जा सकती है। प्राइवेट मेंबर बिल को भी अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विधानसभा विधायी कार्यों की पवित्र गंगोत्री है। विधायी कार्य जल्दबाजी में निपटाए जाएंगे तो जो कानून बनेंगे वह समुचित रूप में प्रभावी नहीं होंगे। उनसे जुड़े वांछित संशोधनों पर भी कार्य नहीं हो सकेगा। सदन लोकतंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की पवित्र सभा होती है। यहां पर मर्यादा और अनुशासन रहना भी बहुत जरूरी है। कई बार मैंने यह अनुभव किया है कि सदन में किसी विधेयक पर इतना अधिक हंगामा और शोर शराबा होता है कि लगता है कि क्या हो रहा है, किस पर चर्चा हो रही है, पता नहीं लगता है और विधेयक पास हो जाता है। बीच में आनन फानन में विधेयक को पारित कर दिया जाता है।
ये बड़ा चिंतनीय है। इसके बारे में चर्चा लोगों ने किया है, आप लोगों ने विचार किया है, इस पर मंथन भी किया है। ये बड़ा गंभीर विषय है, इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए, ढंग से बहस भी होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि संसद और विधानसभा के सदनों में जनता से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी चर्चा जरूरी है। इसी से गरीबों, एसटी, एससी, एसटी, दबे कुचलों, किसानों, अत्याचार की शिकार महिलाओं के हालात पर ढंग से बात हो सकती है। बहुत सारी जो समस्याएं इधर उभर रही हैं, उनके समाधान का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आप सभी सम्मानित पीठासीन अधिकारी हैं। यह बात मैंने अनुभव किया है कि छोटे राज्यों में सदन के सत्र की अवधि बहुत कम होती है। मैं चाहता हूं सदन की समान प्रथाएं, प्रक्रियाओं के आलोक में वहां भी सत्र की अवधि बढ़े। इसी से लोकतंत्र सभी स्तरों पर मजबूत हो सकेगा। सदन में जनता विधायकों को बहुत बड़ी अपेक्षाओं, उम्मीद के साथ चुनकर भेजती है। उनसे अपेक्षा रहती है कि विधानसभा में जनहित के ज्वलंत मुद्दों को वह उठाए, और केवल उठाए ही नहीं बल्कि समाधान के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करे। सदन में सूचीबद्ध विधेयकों पर स्वस्थ बहस, वाद विवाद में गुणवत्ता के साथ सतत संवाद ही लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। मैं ये मानता हूं कि सदन में उच्च स्तरीय सार्वजनिक बहस आदर्श लोकमत का निर्माण करती है। इसलिए वहां हर एक स्तर पर जनतंत्र का सम्मान होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात मैंने इधर अनुभव किया है कि विधायक प्रायः सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर होने वाली बहसों के दौरान अनुपस्थित रहते हैं। वे तभी सदन में होते हैं जब आवश्यक होता है या फिर अपने दल से जुड़े किसी खास मुद्दे पर एकत्र होकर बात रखनी होती है। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। यह मेरा सौभाग्य है कि विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा चारों सदनों में रहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और मैंने बहुत कुछ सीखा है उससे। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, पर यह जो सीखना हुआ है उसे सदन में मेरी उपस्थिति ही महत्वपूर्ण रही है। मैं सदन में लगातार बना रहता था। हमारा कोई बोलने का विषय हो चाहे ना हो, लेकिन सदन में हो रहे जो बहस है, चर्चा है, वो निश्चित रूप से लाभान्वित करता है और उससे जो सदस्य है वही कोई लाभ नहीं उठाता, बल्कि उसके कारण उसको नई सोच, नई ऊर्जा भी प्राप्त होती है और उसके आधार पर आगे बढ़ता है। यदि आप सदन के कार्यों में पूरी तरह सक्रिय रहकर भाग लेते हैं, सदन में उपस्थित रहकर वहां होने वाले कार्रवाई को गंभीरता से लेते हैं, तो सार्वजनिक जीवन में उसके बहुत अधिक लाभ अनायास आपको मिलने लग जाएंगे। सदन में रहकर विधायी कार्यों में सक्रिय भागीदारी जन सलाहकारों से जुड़े मुद्दों का आपको सबल पैरोकार बनाता है। इसी तरह सदन से जुड़े जो दस्तावेज, साहित्य उपलब्ध कराए जाते हैं, उनका अध्ययन भी हमें निरंतर संपन्न करता है। मुझे आज इस अवसर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रखर वक्ता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत याद आ रही है। उनके साथ कार्य करने का मेरा भी अनुभव रहा है। संसदीय परंपराओं में उनका गहरा विश्वास था। मुझे याद है एक बार उन्होंने कहा था कि मुझे कोई महत्वपूर्ण भाषण देना हो तो पहले मैं लिखकर तैयार करता हूं। भाषण कोई ऐसे ही नहीं आता है, कोई नहीं दे सकता। तथ्य चाहिए, तर्क चाहिए, उसके लिए होमवर्क चाहिए, उनका प्रेजेंटेशन चाहिए, तैयारी होनी चाहिए और उसकी होड़ होनी चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा। मैं भी यही मानता हूं, यदि आपको सदन में कुछ भी बोलना है तो उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। आपके पास अपने बात के तर्क होने चाहिए, विचार होने चाहिए। मैं तो बल्कि ये सुझाव भी इस अवसर पर देना चाहता हूं कि सदन के सदस्यों के लिए उच्च स्तर की पुस्तकें,
संविधान संस्कृति से जुड़ा साहित्य, विभिन्न सदनों में संसदीय कार्रवाई, ये संबंधित प्रमुख निर्णयों के आलोक में सदस्यों को शोध सामग्री प्रदान करने की भी कोई त्वरित व्यवस्था विकसित होनी चाहिए। तथ्यपरक और तत्काल सूचना के संदर्भ जनप्रतिनिधियों के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में विधायकों और पदाधिकारियों को उनकी कार्यपद्धति, रीति नीति, लोक व्यवहार से जुड़े शुचितापूर्ण जीवन का प्रशिक्षण भी समय समय पर होना जरूरी है। इस दिशा में पहल होनी चाहिए। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही लोकतंत्र का मूल है, परंतु अभिव्यक्ति ऐसी हो जिसको सभी लोग सार्थक समझें और मानें। इसी से संसदीय लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है उसमें हम अपनी महती भूमिका निभा पाएंगे, लोकतंत्र को और अधिक सुदृढ़ कर पाएंगे। पीठासीन अधिकारियों के इस 13वें सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में संसदीय लोकतंत्र को प्रभावी किए जाने के संदर्भ में विशद विमर्श हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन को गंभीरता से लेते हुए आइए लोकतंत्र में से जुड़े हमारी स्वस्थ परंपराओं की नई उज्जवल राहों का निर्माण करने के लिए हम संकल्पबद्ध हों। मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं, और ये लोकतंत्र जो चालित है, हमारे देश का लोकतंत्र बहुत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र संविधान के द्वारा चालित है। संविधान ही मूल है जिसके आधार पर लोकतंत्र इतना सुदृढ़ हुआ है, और इसे संविधान के बारे में पूरी जानकारी रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये संविधान कैसे बना, संविधान का प्रियम्बल क्या है, उसकी उद्देशिका क्या है, संविधान के अंदर और चीजें वर्णित क्या हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसके अनुरूप व्यवहार करना ये बहुत आवश्यक है। मैं राज्यपाल होकर जब यहां आया, कुछ कार्यक्रमों में जाने का मुझे मौका मिला और वहां संविधान पर ही मुझे बोलने की दृष्टि से कहा भी गया था। वहां जानकारी प्राप्त करने के पश्चात मुझे ये लगा कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो जानकारी है, लेकिन हमारा फंडामेंटल जो कर्तव्य है उसके बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी। अच्छे पढ़े लिखों को उसके प्रियम्बल के बारे में जब पूछा गया तो उसके बारे में भी जानकारी थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। तब से मैंने तय किया कि मैं जिस भी कार्यक्रम में जाऊंगा उस कार्यक्रम में संविधान के उद्देश्य का और संविधान का मूल कर्तव्य निश्चित रूप से पढ़ूंगा और उद्देशिका के बारे में उसका वाचन करते हुए लोगों से भी वाचन करवाऊंगा, ताकि लोग समझें कि ये हमारी उद्देशिका क्या है। और उद्देशिका अगर देखें तो यही संविधान का मूल है, उद्देशिका ही संविधान का मूल भाव है, और उद्देशिका ही अगर मैं कहूं तो भारतीय संस्कृति का वो मूल तत्व है जिसके आधार पर आज हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। क्योंकि उद्देशिका के अंदर ही सीधे सीधे जनता से जुड़ी ही बात हम बोलते हैं, हम भारत के लोग, यही से शुरुआत करते हैं। इसलिए उद्देशिका की जानकारी जरूरी है, मूल कर्तव्य की जानकारी जरूरी है। इसको मैं पढ़ के सुनाता हूं, सभी कार्यक्रमों में पढ़ के सुनाता हूं। और इसलिए हमने पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान हमने बनाने का निर्णय किया है, बन रहे हैं। उसमें संविधान के 22 भाग हैं और 22 भागों में अलग अलग भारतीय संस्कृति से संबंधित, भारतीय सभ्यता से संबंधित चित्र उकेरे गए। लोगों को आश्चर्य होता है कि अच्छा हमारा संविधान ऐसा है। मूल संविधान देखने के बाद लगता है कि नटराज का भी चित्र है। मूल संविधान देखने के बाद लगता है कि भगवान राम और लक्ष्मण और सीता अयोध्या गमन जा रहे हैं। मूल संविधान देखने के बाद लगता है कि इस भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इसके अंतर्गत है। ये महात्मा बुद्ध का है, महावीर स्वामी का है, सभी लोगों का है, गुरुकुल का है। ये सारे चित्र उकेरे गए। ये देखकर लोगों को लगता है कि ये भारत का संविधान भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ही हमने विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान निर्माण करने की भूमिका बनाई है और हो रहे हैं, ताकि वहां के विद्यार्थी देख सके। हमने राजभवन में भी संविधान उद्यान निर्माण करवाया है और उसका लोकार्पण भारत की राष्ट्रपति माननीय
द्रौपदी मुर्मू ने किया, 3 जनवरी को किया। आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सबों को आमंत्रित भी मैं करना चाहूंगा कि जरूर आकर के देखें। देखने वाला लगेगा कि कैसा संविधान सभा इतिहास कैसा रहा, कैसे संविधान बना, इसके बारे में चर्चा है। किन किन लोगों ने बनाया, कितनी कमेटीज थी संविधान को बनाने में, और कितने भाग हैं, उसमें किस तरह के शिल्प चित्र बनाए गए हैं, ये सारा स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा। संविधान के प्रति जागरूकता पैदा हो, जिस संविधान के द्वारा इतना बड़ा लोकतंत्र चालित है इसके बारे में पूरी जानकारी हो, यह अपेक्षा करते हुए आज आपके बीच में इस समापन अवसर के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी बात को समाप्त करते हुए सबको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। सचमुच विधान शब्द बहुत ही गंभीर और गहन है, शायद इसीलिए शब्द विन्यास ही नहीं, महत्व और गरिमा की दृष्टि से भी ये शब्द इस कायनात के सबसे बड़े शब्द विधाता से नजदीकी रखता है। और आज हमें खुशी है कि 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आप सब एक ही छत के नीचे अपना गुरुतर दायित्व निभाने वाले विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारी, आप सबने राजस्थान विधानसभा को आतिथ्य का मौका दिया और आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी आभार प्रदर्शन के लिए निवेदन कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्री गुलाब चंद कटारिया जी से आभार प्रदर्शन के लिए। पीठासीन अधिकारी की इस कार्यशाला का समापन अवसर पर मंच पर विराजमान महामहिम राज्यपाल महोदय, लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय हरबंस जी, राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, और जिनके कारण से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, विभिन्न राज्यों से पधारे हुए सभी पीठासीन अधिकारीगण, मंत्रीगण, विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, आज वास्तव में इस कार्यक्रम ने जिस प्रकार का उठाव लिया है, मैं कह सकता हूं कि वास्तव में आपकी इस 2 दिन की चर्चा का जिस ढंग से समापन हुआ और हरबंस जी ने जिस प्रकार के जो विषय डिस्कस हुए उनके बारे में चर्चा की, अध्यक्ष जी ने भी इस लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए उन्होंने अपने विचार रखे। आज राज्यपाल महोदय ने भी अपने वर्षों के अनुभव को और हमारा ये लोकतंत्र और किस ऊंचाई पर जाए और कैसे जाए उसके बारे में जो चर्चा की, और मुख्यमंत्री जी को हमेशा सीपी जोशी जी ने प्रयत्नपूर्वक कुछ काम कराने का प्रयत्न किया और उसमें आपको हर बार सफलता मिली, उसके लिए भी धन्यवाद। क्योंकि मैं सोचता हूं कि एमएलए के इतने आवास बनना प्रयत्न मैंने भी किया, सफलता नहीं मिली, लेकिन सच में आपने जिस जिद के साथ मुख्यमंत्री जी को अपनी बात को मनवाई है, उसके लिए आपको भी और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी 2-3 बातें जरूर, मैं आप सब पीठासीन अधिकारी हैं, मैं सोचता हूं कि सदन में तो हम 2 पार्टी होते हैं, लेकिन कमेटी की मीटिंग में कभी पार्टी नहीं होते। मेरा इतना लंबा अनुभव के बाद मैं कह सकता हूं, कोई सा भी विषय आया हो, किसी के भी खिलाफ आया हो, वहां मैंने कभी 2 पार्टी होती हुई नहीं देखी। इसका मतलब वहां की चर्चा हमारे इस लोकतंत्र को सबसे बड़ी ताकत दे सकती है। हम सब पीठासीन अधिकारी की जितनी समितियां जो बनती है, इन समितियों के काम को और अच्छा करने के लिए प्रयत्न करें, और समिति के अध्यक्ष को पार्टी की जितनी संख्या है उतने अध्यक्ष को पार्टी दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी के भी वो लोग उसके अध्यक्ष हों कि जिनको उसके काम में रुचि हो। जिनको काम में रुचि नहीं हो तो वो कभी समिति ठीक प्रकार से चल नहीं पाएगी। और दूसरा ये कि समिति सब प्रयत्न कर लेती है, अपनी फाइंडिंग भी दे देती है, रिपोर्ट भी हाउस में ले हो जाती है, और जो मंशा उसके पीछे जो रिकमेंडेशन की है उसकी हमारे कार्यपालिका दफ्तर दाखिल कर देती है। कड़वा शब्द है जरूर, लेकिन मैं इसलिए आप सभी पीठासीन अधिकारियों से विनम्र प्रार्थना करता हूं
कि ये जो समितियों के द्वारा जो रिपोर्ट रखी जाती है, उनमें से आप रिपोर्ट एक आध जो भी अच्छी लगे आपको, वर्ष में कम से कम एक बार उस समिति की रिपोर्ट पर भी एक डिस्कशन हो, ताकि लोगों को लगे कि वास्तव में जो हमने रिकमेंडेशन की उसकी परिणति क्या हो। जब तक इसको नहीं करेंगे। दूसरा मेरा एक सुझाव है, हम चाहते हैं कि विधानसभा के कार्य में सुचारूपना आए, अनुशासन आए, तो इस फ्लोर पे बैठ के नहीं आएगा। इसके अलावा भी साल में एक दो बार आपको पक्ष और विपक्ष से सारे एमएलए को बुलाकर विधानसभा की प्रक्रिया को कैसे सुधारा जाए, मैं सोचता हूं उसको जब इन्वॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे उनके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं जिसमें सुधार नहीं हो सकता है, पर उसके लिए ये फ्लोर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां तो हम दलों में डिवीजन। लेकिन जब अलग बैठेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को कैसे सुधारा जाए इसके बारे में जरूर विचार आएगा। और जब बार बार विचार करेंगे तो ऐसा कोई जिद्दी नहीं होगा कि वो उसी लाइन पर चलेगा, उसमें सुधार की गुंजाइश बचती है। मैं सोचता हूं कि वास्तव में ये जो सदन कम चलता है, इसमें पीठासीन अधिकारी अपनी तरफ से जो एफर्ट कर सकते हैं, साल में 3 सत्र होने चाहिए, क्योंकि जनता की समस्याओं को जो समयबद्ध हम लाना चाहते हैं उसको इतना गैप हो जाता है कि साल में 2 होते हैं, 2 में भी फिर 4 दिन का होता है। तो मैं सोचता हूं उन समस्याओं को हम ठीक प्रकार से जनता की समस्या से सरकार को अवगत कराएंगे, सरकार भी उसमें अलर्ट होगी। मेरा अनुभव लंबे समय का मैं कह सकता हूं कि मैं मंत्री होते हुए भी मेरी जितनी जानकारी विधायकों द्वारा उठाए गए सवाल और उनके द्वारा बोली हुई बात के आधार पर मेरे ज्ञान की वृद्धि हुई। मैं उस विषय को नीचे तक समझने में सफल हुआ। नहीं तो कई बार लंबे समय रहने के बाद भी मैं अपने विभाग की भी उस पेचीदगी को नहीं जान सकता कि कहां इसमें कमी है। तो मैं सोचता हूं पीठासीन अधिकारी इस विषय पर थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देकर के, मैं और आप और सब लोगों का, इस राजस्थान की और हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि इससे बढ़िया कोई लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है, जो जनता के हाथ में सब पावर निहित है। लेकिन उसका ज्ञान वृद्धि कैसे हो, इसके लिए भी हमको समय समय प्रयत्न करना चाहिए कि वो जब चुनती है तो उसको चुनते समय भी इस देश का ख्याल रख करके ही आगे बढ़ने का कैसे अभ्यास हो। इसके लिए भी हमको जनता का शिक्षण करने के लिए भी कोई न कोई कार्यक्रम किसी न किसी रूप में होना चाहिए, ताकि हम लोकतांत्रिक शिक्षण करेंगे तो जनता ज्यादा अलर्ट होकर के सही प्रकार से निर्णय कर सकेगी। मैं सोचता हूं कि मेरा राजस्थान की विधानसभा का ये सौभाग्य जोशी जी, सीपी जोशी साहब, कि आज आपने इतनी बड़ी ये जो कार्यशाला कराई है 2 दिन की, और जो इसमें से निचोड़ जो निकला है उसको आपने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। उसमें से कुछ चीजें अपने अपने अनुभव से, मंच पर बैठे हुए सभी लोगों का एक लंबा अनुभव है विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में रहने का। आज सबका सारगर्भित चीजें जो आई है, मैं सोचता हूं इस पर सभी जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं वो अपने अपने स्थान पर जाकर के इसके बारे में मंथन करें और इसमें और अधिक निखार कैसे लाएं, क्योंकि आप और मेरा कर्तव्य तो इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश के लोकतंत्र को ताकतवर बनाना है, लोकतंत्र को सही पायदान पे लाना है, लोकतंत्र की मर्यादाओं को सीमित और अच्छा बनाने का प्रयत्न करना, यही लक्ष्य आपका सबका है। मैं सोचता हूं एक बार फिर मैं राजस्थान के सभी एमएलए की तरफ से, राजस्थान की जनता की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर कोई कमी रही हो यहां तो उसको आप यहीं भूल करके जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया जी। और 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का ये आयोजन स्वर्णिम अभिलाषाओं से सिंचित रहा। ये कार्यक्रम में दिए गए भाषण, आख्यान, व्याख्यान, तर्क वितर्क निश्चित रूप से लोकतंत्र की जड़ों को सिंचित करेंगे। और यदि राजस्थान विधानसभा अपने प्रयासों में सफल रही है तो राजस्थान विधानसभा का ये आयोजन आपको सुखद आयोजन के रूप में आपकी स्मृतियों में जरूर अंकित रहेगा। माननीय राज्यपाल महोदय हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में, हम चाहते हैं आज के आयोजन की स्मृतियां बहुत लंबे समय तक आपके जहन में रहे। आपको स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, माननीय राज्यपाल महोदय को ये सुंदर स्मृति चिन्ह भेंट करें।
हमारे बीच हैं स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी। आपको स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए भी अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर सीपी जोशी जी से। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आपको स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे डॉक्टर सीपी जोशी जी। श्री हरिवंश जी, उपसभापति राज्यसभा, आपको भी स्मृति चिन्ह भेंट करें माननीय डॉक्टर सीपी जोशी जी। श्री गुलाब चंद कटारिया जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा, आपको भी स्मृति चिन्ह। और जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अभी हमें बताया है, संविधान का एक उद्यान हो, ये भी कल्पना से परे है, लेकिन कल्पनाओं की उड़ान भरने और उन कल्पनाओं को हकीकत में बदल देने और साकार रूप में दे देने का जंतर मंतर राजस्थान जानता है, जयपुर जानता है। और गुलाबी नगरी के राजभवन को स्वर्णिम सौगात मिली अद्भुत अद्वितीय संविधान उद्यान। जैसा कि अभी आपको बताया गया है, राजभवन राजस्थान जयपुर में भारत के प्रथम संविधान उद्यान का लोकार्पण माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा दिनांक 3 जनवरी 2023 को किया गया। इसका अवलोकन करने और माननीय राज्यपाल महोदय से स्नेह भेंट करने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, आप सब अपने परिवारजनों के साथ आप राजभवन में आमंत्रित हैं। भोजन के बाद ठीक 4 बजे के करीब हम आपको आमंत्रण देते हैं, आप राजभवन में आमंत्रित हैं। इस सुंदर संविधान उद्यान को आप जरूर देखिए, यह हमेशा हमेशा के लिए आपकी स्मृतियों में अंकित होगा। और कार्यक्रम बिल्कुल अपने अंतिम चरण में। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। हिंदुस्तान का गुणगान, राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य